बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं इस प्रोग्राम को बड़ा गौर से देखिए, बल्कि पूरी दुनिया आज इस प्रोग्राम को देखे, क्योंकि आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ 26 बेगुनाह भारतीयों के खून से रंगे हुए हैं। इसमें पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन चूंकि मक्कार पाकिस्तान मांग रहा था सबूत, तो आज आपको दिखाएंगे हम इस बात के सबूत, और सबूत देगा खुद एक पाकिस्तानी। आसिम मुनीर ने कैसे पहलगाम में 26 भारतीयों का कत्ल कराया, आसिम मुनीर ने किसको इन बेगुनाहों का कत्ल करने की जिम्मेदारी दी, पाकिस्तान की आईएसआई का कौन सा अफसर सीधे आतंकवादियों से उस वक्त बात कर रहा था जब वो इन बेगुनाहों निहत्थों को इनके बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर रहे थे, उस वक्त वो कौन पाकिस्तान आर्मी का अफसर था जो सीधा इनके साथ टच में था, उसका नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, वो कौन से एप्लीकेशन ऐप के जरिए उनसे बात कर रहा था, ये सारे सबूत आज आपको मिलेंगे और ये सारे सबूत कैमरे पर हैं। तो इसलिए आज मक्कार पाकिस्तान का कोई और धूर्त कारनामा नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ अभी भी घूम रहा है पूरी दुनिया में और यही कहता फिर रहा है ना कि भारत ने हमें सबूत नहीं दिया और हम पर हमला कर दिया। तो आज सबूत दे रहे हैं आपको, भारत के पास सबूत हैं, दुनिया को दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो में ये खुलासा करने वाला, कैमरे के ऊपर इंडिया टीवी से जो व्यक्ति बात करके ये सारे खुलासे करने वाला है आपके सामने अभी थोड़ी देर में, ये खुद पाकिस्तान की फौज में अफसर रह चुका है। इसका नाम है आदिल राजा, मेजर आदिल राजा। आप सबने हो सकता है कि मेजर आदिल राजा के वीडियोस देखे हों, लेकिन आज जो बात आदिल राजा बताने वाले हैं, इससे विस्फोटक बात आज से पहले शायद ना इन्होंने कभी कही होगी और ना टीवी पर ऐसी बातें आपने कभी पहले सुनी होंगी। मेजर आदिल राजा कह रहे हैं, मैंने खुद पाकिस्तान की फौज में कई लोगों से बात की, मैंने आईएसआई के लोगों से बात की, और खुलेआम हर व्यक्ति वहां पर यह कह रहा है कि हां, हमने पहलगाम का हमला कराया। पूरी पाक फौज बड़े फख्र के साथ 26 बेगुनाहों के सर में गोली उतार दी, उसका क्रेडिट ले रहे हैं, खुश हैं वो इस बात से और कह रहे हैं हां हमने किया। और वो व्यक्ति आपको सीधा आसिम मुनीर ने किसको ये टास्क दिया था वो भी आपको बता रहा है। अच्छा, आप भी कह सकते हैं अच्छा इस बात का क्या प्रमाण है, अरे ये व्यक्ति तो पाकिस्तान से निकाला गया है, इस पर ये क्यों भरोसा करें, ये तो अपने मुल्क से नाराज है, डिसग्रंटल्ड है, कुछ भी कह सकता है। वो व्यक्ति चैलेंज दे रहा है, चुनौती दे रहा है, और वो सीधे पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है, पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे रहा है कि मेरे पास ये प्रूफ है, कहो तो दुनिया को दिखा दूं, नहीं तो तुम्हारे सामने साबित कर देता हूं, तुम जुटला दो कि मैं गलत कह रहा हूं। वो तो इस बात की खुलेआम चुनौती दे रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि मैं अपने मुल्क का वफादार हूं, इसलिए बहुत सी बातें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने सारे राज खोल दिए, सब कुछ बता दिया कि पहलगाम के हमले में पाकिस्तान की फौज का कौन कौन आदमी शामिल था, तो पाकिस्तान एफएटीएफ की फिर से ग्रे लिस्ट में आ जाएगा, या हो सकता है ब्लैक लिस्ट में आ जाए, और पूरी दुनिया इसके ऊपर वैसे ही प्रतिबंध लगा दे जैसे नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुलासे नहीं करूंगा, लेकिन वो व्यक्ति साफ साफ नाम लेगा आपके सामने, साफ साफ नाम लेगा कि किसने कराया पहलगाम का कत्लेआम। तो मैं आपको पहला बयान उसका सुना रहा हूं, मैं आपको 3 बयान सुनाऊंगा, पहला बयान आपको सुना रहा हूं, सुनिए वो किसका नाम लेता है डायरेक्टली, मेजर आदिल राजा। हमला जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने करवाया, मैंने आपको बताया, और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता उसके एविडेंस भी रिलीज कर रहा हूं, वो आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट के जरिए करवाया गया, और एक बड़े ही तरीके के साथ केओस क्रिएट किया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। स्पेशल ऑपरेशंस डायरेक्टरेट ऑफ आईएसआई की तरफ से यह काम करवाया गया, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ जो गोल्स थे, मुख्तलिफ मकासद हासिल करना चाहते थे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है, और वो उन्होंने हासिल कर भी लिए। आसिम मुनीर है आर्मी चीफ, उसने डीजीआईएसआई आसिम मलिक को ये ऑर्डर्स दिए, और आसिम मलिक ने ये काम अपने स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम को ये टास्क दिया, और मेजर जनरल शहाब असलम ने जो है ये पूरे का पूरा टास्क इसको पैरा तकमील तक पहुंचाया। सिर्फ वो ये काम नहीं करे, उसके अलावा ये जाहिर बात है कि मिलिटेंट प्रॉक्सीज का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर 1980 के दहाई से आज दिन तक किया तो जाता है, ये इसके ऊपर तो किताबें लिखी गई हैं, ये तो कोई झूठ नहीं है।
लेकिन इससे आगे चल के अगर ये कहा जाए कि नहीं मजीद आप ये स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट का जो डीजी है ये इसके अंदर इन्वॉल्व था और मजीद उसके अंदर अफसर तो इन्वॉल्व थे, लेकिन बहरहाल वो मैं इस वक्त रिवील उनके नाम नहीं कर सकता। तो ये मेजर आदिल राजा हैं, ये विदेश में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, और इनसे इंडिया टीवी ने सीधी बात की है। ये कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी और वीडियो पर कुछ कहा हो और हम आपको वो दिखा रहे हो। इंडिया टीवी ने इनसे सीधे संपर्क किया और इनसे कहा कि क्या आप ये बात ऑन अथॉरिटी वीडियो पर प्रूफ के तौर पर कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि हाँ मैं आपको बता सकता हूं, तो वो आपके सामने हमने रखा है। स्टूडियो में प्रदीप सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय आ चुके हैं और एम्बेसडर दीपक बोरा। सर बहुत स्वागत आपका। बड़ा विस्फोटक है सर ये मामला, और आज इसके बाद भी अगर दुनिया पाकिस्तान को आतंकी देश मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो यह साफ हो जाएगा कि इस दुनिया में किसी की नहीं चलती। फिर भारत अपने आप जो करे सो करे, दुनिया को कोई हक नहीं है वो भारत के ऊपर कभी भी कोई सवाल उठाए। तो अब आपको दिखाता हूं दूसरा। अभी तक इसने क्या बताया, इस व्यक्ति ने सीधे कहा पहलगाम का हमला आसिम मुनीर ने कराया। जो पहले जनरल था आप फील्ड मार्शल हो गया। किसको टास्क दिया आसिम मुनीर ने? अपने आईएसआई के चीफ को, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। हैंडपिक्ड आदमी है आसिम मुनीर का। आसिम मुनीर इसको खास तौर पर आईएसआई का डीजी बना करके लेके आया। वो किसको आगे कहता है कि ये काम करना है? वो कहता है कि वो आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनरल को कहता है, जो कि एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी है, शहाब असलम, मोहम्मद शहाब असलम, वो तो नाम ले रहा है। और वो यही मोहम्मद शहाब असलम है, मेजर जनरल, जो बात कर रहा था आतंकवादियों से। वो वहां गोलियों से भून रहे थे हमारे हिंदुस्तानियों को, 79 लोगों को, बीवी बच्चों के सामने, और ये उनसे फोन पे बात कर रहा था। सारी डिटेल दे रहे हैं आदिल राजा, सुनिए आगे। डायरेक्टरेट ऑफ आया मुनीर आर्मी चीफ ने, जो अपने आप को फील्ड मार्शल जिन्होंने बना लिए, जिनको हम फेल मार्शल कहते हैं, उन्होंने डीजीआईएसआई आसिम मलिक को, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को ऑर्डर किया और आगे से फिर डायरेक्टर जनरल स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम जो है, इन्होंने ये पूरे का पूरा ऑपरेशन जो है इसको ओवरसी किया। और उसके अलावा ये इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर रह रहे हैं। और ये जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था पहलगाम में, तो ये राब्ते में थे, पहलगाम के लोगों के साथ ये राब्ते में थे। और इनके अपने जो है वो 2 व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं, उनमें से भी इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर यूज किया। इसके अलावा मलेशिया की सिम्स भी इस्तेमाल इन्होंने की हैं और अफगानिस्तान की सिम भी यूज की गई है। और मैं जाहिर बात है इसके ऊपर मजीद ज्यादा बातचीत तो नहीं करूंगा, लेकिन इनका जो ऑफिशियल नंबर है जो इस्तेमाल हुआ इस ऑपरेशन के अंदर, वो पाकिस्तान का ऑफिशियल नंबर है जो व्हाट्सएप के ऊपर इस्तेमाल हुआ, और इसके आखिरी 3 डिजिट 714 है। और दूसरा जो इनका पर्सनल नंबर है जिसके ऊपर ये बातचीत करते हैं, वो जो इस्तेमाल इस ऑपरेशन के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं वेरासिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के ये बात जहन के अंदर आप रख लीजिए कि मुझे आई नो अ लॉट। वो जो है इनका नंबर है वो 997, आखिरी 3 जो है डिजिट्स हैं इनके। क्यों कहें फिर आसिम मुनीर को हम ये जनरल या फील्ड मार्शल कुछ भी? यह आतंकवादी है। क्यों नहीं आसिम मुनीर को आतंकवादी कहा जाए? टेररिस्ट है आसिम मुनीर। वो व्यक्ति साफ साफ बता रहा है, फोन नंबर बताने के लिए तैयार है कि ये इस्तेमाल हुए, और मैं इसकी डिटेल दे सकता हूं कि ये किस नंबर से दूसरे व्यक्ति के कौन से नंबर पर संपर्क में थे उन आतंकवादियों के साथ। अब आप पूछेंगे कि क्यों कराया आसिम मुनीर ने? इस बात का भी जवाब वो दे रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने उनकी अपनी सोच है वो बता रहे हैं इसीलिए आसिम मुनीर ने कराया, आसिम मुनीर ये फायदा उठाना चाहता था, नहीं। मेजर आदिल राजा कह रहे हैं मैंने पाकिस्तान की फौज में बहुत सारे लोगों से बात की और तब उन्होंने कहा कि यह हमला पाकिस्तान की आर्मी ने कराया, वजह यह थी। सुन लें आप। आसिम मुनीर चाहता है कि उसको एक्सटेंशन सर्विस के अंदर मिले, और उसने बिल्कुल अब 4 दिन के जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें अपनी जंग को डिक्लेयर करके अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया। प्रूफ इज इन द पुडिंग। और आगे मजीद भी वो अपने इक्तदार को सीमेंट करने के लिए पाकिस्तान में 75 साल से जिस तरह फौजी हुकूमतें करती चली आई हैं, उसी तरह वो अगली अपने तमाम की तमाम ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दुश्मनी को इस्तेमाल करते हुए और जंग जीत गए, वो ये कह के आगे जो है वो मजीद इसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। और सियासी फायदा उठाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इमरान खान की हुकूमत तख्ता गिराने के बाद 2022 से अब तक फौज की वो जो 75 साल से जो एक अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी थी, मॉरल अथॉरिटी थी, हालांकि आधा मुल्क गवा चुके 1971 में,
वो चैलेंज हो गई है। यहां पे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनको चैलेंज कर रहा है, माइनस इमरान खान करने के लिए इमरान खान के बारे में बातचीत की जा रही है। तो वो मुमकिन ही नहीं था जब तक ये पहलगाम हमला करवा के हिंदुस्तान का एक रिस्पॉन्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाता। जाफराबाद जो ट्रेन अटैक हुआ जिसमें 250 से 300 के करीब मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई, जो बीएलए के हाथों हुआ, फौज के अंदर बहुत ज्यादा शदीद रिजेंटमेंट थी। आसिम मुनीर ने उस रिजेंटमेंट के ऊपर कैपिटलाइज किया और फौज के अंदर जब मैं आईएसआई के ऑफिसर से पूछता हूं सीनियर हाईएस्ट लेवल के ऊपर कि तुम लोगों ने ये क्यों किया भाई, तो वो कहते हैं हमने बदला लिया है बलूचिस्तान के ट्रेन इंसिडेंट का, हमने बदला लिया। आसिम मुनीर अपने फौज के अंदर यही बता रहा है कि भाई इन्होंने बलूचिस्तान में किया, हमने पहलगाम के अंदर किया। इन हाउस यही डिस्कशन चल रही है और ये एक्सेप्टेड फौज के अंदर है कि हाँ हमने किया है, ठीक है, मानते हैं, खुलेआम मानते हैं हमने किया है, खुलेआम मानते हैं हमने किया है। ये कैसा देश है और इसकी ये कैसी सेना है। आतंकवादियों को पालने वाले लोग, खुद आतंकी सोच के लोग खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि हाँ हमने वहां जाकर बेगुनाहों को मार दिया और खुश हैं वो इस बात से। जनरल साहब के साथ पहला कमेंट सर आपसे, मैं भी थोड़ा गुस्से में आया क्योंकि ये सुना तो रहा नहीं गया कि ऐसा खुलेआम पाकिस्तान में कहा जा रहा है सेना में, हाँ हमने मरवाया लोगों को। सौरभ, हम लोगों को गुस्सा नहीं आता है क्योंकि हमने ये जो लड़ाई जिस तरह की चल रही है इसको पिछले 3 दशकों से देखते आए हैं, करते आए हैं। और हर एनकाउंटर के बाद, चाहे वो एलसी के ऊपर एनकाउंटर हो, चाहे वो अंदर हो जेएंडके के अंदर या देश के किसी और हिस्से में, जो इसके सबूत होते हैं, जिसके ऊपर हथियारों के ऊपर और जो असला और बारूद जो मिलता है उसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग्स हमेशा बहुत क्लियरली दिखी हैं और ये प्रूफ सब हमने दिखाए हैं लोगों को, प्रेस को भी दिखाए हैं। हमारे पास सबूतों की कमी नहीं है, पर इस माहौल में, इस समय पे जो आदिल रजा ने स्टेटमेंट दी है उसमें जो है किसी भी सोर्स की जो स्टेटमेंट होती है उसके लिए 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक उसकी सोर्स की क्रेडिबिलिटी और दूसरी उसकी रिलायबिलिटी। क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी के पैमाने के ऊपर आदिल रजा की स्टेटमेंट जो है बिल्कुल 100% खरी उतरती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी इन्होंने कहा है उसकी जो तार है, अगर हम ज़मीन के जो एक्शंस हुए हैं उससे जोड़ें तो ये समझ में आएगा कि आसिम मुनीर ने खुद इस वारदात से कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि पीओके उनकी जुगुलर वेन है। क्लियर इंडिकेशन था कि वो इस समय जो पीछे सरक गया है मामला उसको फिर से इंटरनेशनल स्टेज पे लाना चाहते हैं। हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय जो सिक्योरिटी के हालात चल रहे हैं जी, वो आर्मी की क्रेडिबिलिटी इस समय सबसे लोएस्ट लेवल पे है और लोग दौड़ दौड़ करके आर्मी के पीछे ही पड़ रहे हैं और एक कोर कमांडर के घर पे हमला भी हुआ था। तो जब हम आदिल रजा की स्टेटमेंट के एक एक शब्दों को ज़मीन पे जो पिछले 22 अप्रैल से लेकर के उससे पहले से लेकर के अब तक के जो भी घटनाएं हुई हैं उसके साथ अगर हम जोड़ेंगे और उसको एक तरह से लेंस के साथ फैला करके देखेंगे तो हमें ये बात 100% समझ में आ जाएगी कि इस बार की जो ये कार्रवाई है पाकिस्तान की, वो एकदम डायरेक्ट आर्मी चीफ, उनके आईएसआई और सबको मिलाकर के। आखिरी बात ये कि अगर आप देखें कि जो उसके बाद जो कैजुअलिटीज़ हुई थी 9 टेररिस्ट कैंप्स में, उसके साथ किस तरह से आर्मी और वहाँ की पूरी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी उनके जनाजे में और उनकी जो वो तो दुनिया ने देखा वो। तो मेरे ख्याल से मुझे अब समझ नहीं आता किसी को शक रह जाएगा इस बात के लिए कि इस पूरी की पूरी वारदात में पाकिस्तान जो, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई शक तो हमें था ही नहीं, तभी तो हमने पाकिस्तान पर कार्रवाई भी की। लेकिन ये ऑर्डर सीधा टॉप से आया। आदिल राजा कह रहा है कि आसिम मुनीर ने खुद ऑर्डर दिया अपने आईएसआई के चीफ को और उसने फर्दर इसको पास ऑन किया। वो ये भी बता रहे हैं कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा हेड, कौन सा व्यक्ति वो जो है सुपरवाइज कर रहा था इसको। इतनी डिटेल एम्बेसडर साहब, सीधा मुनीर ने कहा कि ये करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंडरफुल टू बी विद यू एज ऑलवेज, आपके साथ खासतौर में, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे जो मित्र हैं, और जनरल साहब, ही इज एन आउटस्टैंडिंग सन। साहब इसमें जरा गिव मी अ मोमेंट, मैं इसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, आई एम 74 ईयर्स यंग। ये मैंने देखा है कि ऐसे जब ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं कहीं पे कोई सुराग रह जाता है और वो निकल आता है। आपको कारगिल याद होगा जनरल साहब, आप तो लड़े थे उसके अंदर। 4 पाकिस्तानी जनरल्स को मालूम था हम कारगिल करने वाले हैं। बाद में एक पागल हो गया था, उसका नाम था शाहिद अजीज। वो चला गया सीरिया में कि देखो जी हमने मुसलमानों को मारा अफगानिस्तान में, अब मैं लड़ूंगा उनके लिए, वो भी मर गया वहाँ पर।
ये सारा जो इसका पोल था कि ये 4 कौन इन्वॉल्व थे, इस लेफ्टिनेंट जनरल ने पोल खोली, जिस तरह से अब ये मेजर खोल रहा है। 71 में भी लोग किताब लिखते हैं बाद में। तो ये क्यों होता है सर कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं सच्चाई आपके सामने आती है, और जो ये मेजर कह रहा है, जो भी इसके कारण है कहने के लिए, इंटरनल दुश्मनी हो जो कुछ, मेरा मानना है कि ये सच कह रहा है। अब दुनिया इस पे ध्यान देगी, आप जैसे चैनल इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, दुनिया सुनेगी, लेकिन अब मेरा जो कूटनीतिक एक्सपीरियंस कहता है कि दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है। लेकिन हमें प्रेशर बनाए रखना है ताकि अगर पाकिस्तान को हम फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में वापस ले आते हैं बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक दिस, उसके ऊपर और नुकसान होगा। फाइनली सर, आपको याद होगा कि ये मैड मुल्ला मुनीर ने कहा था कि कश्मीर इज आ जगुलर वेन, याद है आपको? ये एक स्टेटमेंट दी थी। ये बेवकूफ़ है सर, किसी डॉक्टर से जाके बात कर, अरे कश्मीर तेरा जगुलर वेन है, जगुलर वेन से अगर खून नहीं बहता ना तो तेरा भेजा फ्राई हो जाता है। तो कश्मीर के साथ भी तेरा वही हो रहा है, बेवकूफ़। पूछ के आए लोगों से मतलब क्या होता है जगुलर वेन का, और तूने जगुलर वेन मेरे हाथ में दे दिया आपने। यू आर एन इडियट। पता नहीं तेरे को तो मैं भारतीय सेना में होता है जनरल साहब, आप तो शायद इसको सफाई करने के भी नौकरी न देते। बट दिस फेलो हैज मेड इट टू फूल मार्शल बना दिया। क्या बनाया? फूल मार्शल, फील्ड मार्शल, फूल फील्ड तो आपको भी कोई मतलब जो आदिल राजा बोल रहा है क्रेडिबल लग रहा है? 100% क्रेडिबल लग रहा है, क्योंकि जो नाम दिए हैं, नंबर दिए हैं, और जिस मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, बॉडी लैंग्वेज, ये सच बोल रहा है सर। ये कारण इसका सच बोलने का वो मैं नहीं जानता, बट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। ही कुड बी डिसअपॉइंटेड, ही कुड बी एंग्री, जो कुछ है, जो भी हो, बट ये सच बोल रहा है। और सच्चाई हमेशा 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 ऐसे मामलों में मैंने देखी है बाहर निकल के आती है। आपने बड़ी अच्छी बात बताया कि कोई ना कोई सुराग रह जाता है और हमेशा बाहर आता है, जैसे कारगिल में आया था। और सर अब इसमें दो बातें और भी है ना, एक तो सिस्टम का मतलब मेजर रह चुका है पाकिस्तान, जानता है आर्मी, सिस्टम का पता है लोगों को, सिस्टम का पता है। और जो मैंने सीधे बात की है, और वो लोग जो खुलेआम कह रहे हैं ऐसा लोग तो कि हमने ये बलूचिस्तान का बदला लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ कह रहा है जमीन पे हम वेरीफाई करते हैं तो 100% का सही हाथ निकलता है। अब प्रदीप जी, अब उसका कहना यह है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बड़ा दबाव था जाफराबाद ट्रेन के हाईजैकिंग में, जो कुछ बीएलए ने किया था उसके बाद, और इमरान खान को जेल में डालने के बाद से वैसे ही देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आसिम मुनीर से नाराज चल रहा था। लेकिन आसिम मुनीर सीधा ऑर्डर देगा कि जाके कोई कार्रवाई करो भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर, ये बात जो उसने बताई है, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। या हो सकता है आपको आश्चर्य ना हो रहा, मुझे हो रहा है। 100%। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा। 77 साल से हम देख रहे हैं। 47 में क्या हुआ? जो कबायली आए वो उनकी जो रेगुलर आर्मी थी उसमें शामिल थी, ब्रिटिश भी शामिल थे। क्या प्रोवोकेशन था उस समय? तो ये दबाव नहीं, ये स्वभाव है पाकिस्तान का, और ये करता रहेगा हमेशा। ये जो प्रधानमंत्री ने बात कही है कि इसको जब तक आप जड़ से खत्म नहीं करेंगे, कांटा आपको चुभ जाए तो उसको जड़ से निकालना पड़ेगा। और चाणक्य की नीति, जो एक कुछ चुभ गया था, मट्ठा डाल के उस सबको जड़ से खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान आर्मी और उनका जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये जो हमने स्ट्राइक की 6 और 7 की रात में, उसके बाद जो आतंकवादी मारे गए, उनके जनाजे में जितने अधिकारी शामिल हुए फौज के, और उनको जिस तरह से स्टेट फ्यूनरल दिया गया, दुनिया को इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि आतंकवादी, जो घोषित आतंकवादी, डेजिग्नेटेड जो आतंकवादी हैं, वो मारे जा रहे हैं। यूएन के जिन पर जो है इनाम है, जिनके सर पर, वो मारे जा रहे हैं और उनको स्टेट फ्यूनरल मिल रहा है। तो कोई शक तो होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो बदला है 77 साल से यही चल रहा था पाकिस्तान। ये भाई आर्मी, उनका एक्स आर्मी चीफ और एक्स प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ, उसने रिटायरमेंट के बाद माना कि कारगिल हमने कराया। तो अब इससे बड़ा और प्रमाण आपको क्या चाहिए? ओसामा बिन लादेन हीरो है, शहीद। तो भाई अमेरिका जो पैसा दे रहा था, हथियार दे रहा था, उसी से उसके दुश्मन को छुपा के रखा, ओसामा बिन लादेन को, और अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास छुपा के रखा। 10 साल से अधिक, 10 साल से अधिक अमेरिका दुनिया भर में उसको खोज रहा था, और वो वहीं पाकिस्तान में था। सर अब मैं तो ये कह रहा हूं सर, फिर तो अब ये बात सच है अगर
तो जनरल साहब बताएं, ऐसा करते हैं कि नहीं करते फौज में जब जंग होती है? सीधा इसके ऊपर मिसाइल क्यों नहीं गिरती? मैं तो सीधा कह रहा हूं, ये जो आतंकवादी है ये तो आदमी। सौरभ, ऐसे है कि ये जो खबर निकल के आई है कि उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिया था। अब डायरेक्ट ऑर्डर की इंप्लीकेशन ये होती है कि जब इस हाईएस्ट लेवल से कोई भी ऑर्डर दिया जाता है तो उस ऑर्डर की अहमियत को नीचे के सब लोग समझते हैं कि चीफ ने खुद बोली है ये बात, और जो चैनल है पूरा फॉलो किया गया जिसके लिए कि स्पेशल ऑपरेशंस और आईएसआई का, तो उससे जो है टास्क की सीरियसनेस जाहिर होती है। दूसरी बात, जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसके एवज में जो रिएक्शन आएगा उसके लिए पूरी प्लानिंग और तैयारी हो चुकी होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इस लेवल की कोई बात की जाएगी तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, तो उसकी जिम्मेवारी पड़ती है जिसने ऑर्डर दिया है। इसीलिए जो ये आदिल रजा ने बोला है कि ये ऑर्डर डायरेक्ट दिया गया था, उस डायरेक्ट ऑर्डर देने की वजह से ही पूरी जो पहलगाम की कार्रवाई थी उसकी जो सीरियसनेस है वो अच्छा किया हमने कि ऑप सिंदूर लॉन्च करके उनको बता दिया कि अगर तुम ये उम्मीद कर रहे थे तो ये लो, हम तुमको तुम्हारी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। नहीं, वो आदिल राजा कह रहा है कि ये तो सब सोच के ही किया था, आसिम मुनीर ने ये करवाया इसलिए था कि इंडिया रिएक्ट करेगा, कोई हम पर कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन इंडिया ऐसी कार्रवाई करेगा ये उसने नहीं सोचा था। और 150 लोग, जो मुझे बताया गया है, उसने कहा था 150 लोगों को मारो, और फिर किसी ने उसको, हाँ, और फिर ये जो मुझे बताया गया फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज, फिर जो उसके साथ थे उन्होंने कहा कि 150 को मत मारिए, फिर भारत तो ऐसा रिस्पॉन्स करेगा कि सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएगी, इंडिया विल हिट यू वेरी हार्ड। एक ऐसा लिमिटेड नंबर पे करो, तो 30 लोगों के, 26 लोगों को उन्होंने वहां पर मारा था, 30 का उनका इंटेंशन था, बट 150 वाज द फिगर आई एम टोल्ड। सर, मैं आपको जस्ट वन मोर सेकंड इफ यू गिव मी, ये मैं किताब पढ़ रहा था, आई ब्रॉट इट अलोंग, ये एनाटोली लिवान, ही इज अ टेररिज्म एक्सपर्ट, लंदन में पढ़ाते हैं, इन्होंने किताब लिखी थी 15 साल पहले, कॉल्ड पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, बहुत साल अ हार्ड कंट्री। ये पाकिस्तान में बहुत साल रहे। इन्होंने एक चीज़ बहुत मज़ेदार लिखी है, इन्होंने कहा जब इन्होंने पाकिस्तानी लोगों से बात की, उन्होंने कहा हमारी दो बड़ी समस्याएं ये हैं, एक आबादी और दूसरा हमारे पास पानी की कमी है फॉर एग्रीकल्चर। आबादी के लिए जिहाद, मरते जाएं, जितने मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जिहादी बना। आबादी कम करने का तरीका है, नहीं तो एक परिवार में 25-30 बच्चे होते हैं तो भेजते जाओ उनको जिहाद में। दिस वाज हिज व्हाट वाज टोल्ड टू हिम बाय सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल। और पानी का तो फिर कश्मीर है, क्योंकि 5 नदियां वहां से आती हैं, नदियां, दैट इज व्हाट, ये दिस इज हिज सेइंग, वेदर यू अग्री और नॉट। लेकिन जिहाद के लिए सर्टेनली मैं खुद अपने आप से पूछता हूं कहां से मिलते हैं इनको लोग, और मिलते हैं कराची की झोपड़पट्टियों से, जहां हर परिवार, मां का पास कुछ है नहीं, बोलती अच्छा लो 2000 रुपए दो, ले जाओ मेरे बेटे को, वो जाके आत्मघाती हमलावर बन जाएगा। दिस इज देयर नेशनल आइडियोलॉजी। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए या तो आप बच्चे कम पैदा करो, और अगर नहीं कर सकते, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको मरने के लिए एक और चीज जो आदिल राजा के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बातचीत मैंने आपको थोड़ी सुनाई है और ज्यादा काफी बड़ी बातचीत आई है, वो हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी सुनाई, आप 5 दिन में आगे के प्रोग्राम में भी उसके और हिस्से सुनेंगे। लेकिन यह आदमी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, अपने देश से इसको नफरत हो गई है, ऐसा आदमी नहीं है ये आदमी तो ये कह रहा है कि मैं सारे सबूत आपको इसलिए नहीं दूंगा, मेरे देश पे सैंक्शंस लग जाएंगी, मेरे देश के गरीब लोग मारे जाएंगे, वो भूखे मरेंगे, मैं इसलिए सारी बातें नहीं बताता क्योंकि वर्ल्ड विल टेक नोटिस और फिर वो इनको सैंक्शंस लिस्ट में डाल देंगे पाकिस्तान को। एक बात। दूसरा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस आदमी के बारे में आपको पता चले। ये अपनी बातचीत में कहता है कि इंडिया ने बलूचिस्तान कराया तो इसलिए पाकिस्तान ने ये करा दिया। समझ रहे बात आप? ये पाकिस्तान की जो लाइन है उसको टो कर रहा है। ये भी इस बात को मानने वालों में से कि भाई इंडिया बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ करता रहता है, से इंफॉर्मेशन और क्रेडिबल तो ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान से नफरत करने वाला एंटी पाकिस्तान आदमी नहीं है, ये अपने देश से लगाव रखता है, उसके बावजूद ये कह रहा है क्योंकि इसका मानना यह है कि मेरे देश की सेना और आसिम मुनीर जैसे जनरलों ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है और इन्होंने जबरदस्ती भारत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने के लिए पहलगाम में बेगुनाहों को मरवाया ताकि आसिम मुनीर को फायदा हो सके। क्या फायदा? फायदा नंबर 1 एक्सटेंशन। उसको ऑलरेडी एक्सटेंशन मिला हुआ था, सवाल उठ रहे थे, आर्मी के अंदर से सवाल उठ रहे थे, उसका एक्सटेंशन तो हुआ ही हुआ, अब वो जिंदगी भर के लिए आर्मी का अफसर बन गया, फील्ड मार्शल बन गया, उसने अपने आप को जो है प्रमोट करवा लिया। तो इससे ज्यादा उसको और क्या चाहिए? इमरान खान की वजह से देश नाराज था, सब भूल गए इमरान खान को, अब सब आसिम मुनीर करने लग गए। और पीएम साहब ने भी बिल्कुल यही चीज कही थी भुज में, आपको याद होगा, पाकिस्तान की आवाम से बात करते हुए कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी फौज है। और सौरभ सर एक नहीं, देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान की फौज है किस लिए,
एक तो जनरल हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं, अपने परिवार को विदेश में रखते हैं और देश को लूटते हैं। दूसरा, वो अपने होने को जस्टिफाई कैसे करें, उसके लिए उन्हें भारत के खिलाफ कुछ करते रहना है। उनसे जो गलती हुई, मेरा मानना है कि पहली बार ये गलती हुई है असेसमेंट में कि भारत का इस तरह का रिस्पांस आएगा। उन्होंने मोदी के जमाने का भी रिस्पांस देख लिया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उनको लगा कि कहीं एक बम आके गिरा देंगे या सर्जिकल स्ट्राइक आके कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। और इंटरनेशनल फोरम पर जो है डोजियर लेकर भारत घूमेगा कि देखिए ये सबूत है पाकिस्तान में। इस तरह का पहला, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा जो अटैक, जो जवाब दिया भारत ने, वो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखना। वो ऐसा आवार है जिसकी चोट पाकिस्तान को अभी कम महसूस हो रही है, आने वाले दिनों में और ज्यादा महसूस हो, शुरू हो गई है महसूस होनी। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अभी तो हमने डिसिल्टिंग शुरू की है थोड़ी सी, जैसे जैसे ये उतने में बाढ़ आ गई वहां, कह रहे इंडस वाटर ट्रीटी का और क्या होगा, पानी छोड़ेंगे बंद करेंगे, वो सब बातें छोड़ दीजिए। सिर्फ एक चीज, हमने डेटा देना बंद कर दिया कि कब कितना पानी छोड़ेंगे, कब कितना सर, पानी। मेरा अब एक सवाल है, एक शहरी के तौर पर, इंडियन के तौर पर, आपको पता था कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, आपने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर हमला किया, तबाह कर दिए उनको। आज पता लग रहा है कि मुनीर ने किया, डायरेक्ट ऑर्डर आया। अब चले भारत सरकार भी इसको कोराबोरेट करवा ले, जानकारी होगी, मुझे नहीं पता कितनी जानकारी है। अब अगर एक आदमी ये कह रहा है कि नहीं ये तो सीधा मुनीर ने करवाया था, अब आप क्या, अब भारत का एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा मानना है कि इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसको चार्जशीट करना चाहिए। बड़ा आसान है सर, एविडेंस हम लोग देंगे, ये बड़ी पावरफुल एविडेंस है, वीडियो एविडेंस जो ये आदमी बोल रहा है। एंड इफ ही इज लिस्टेड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, जो भी चार्जेस हम लगाते हैं, ही विल बी हॉल्ड अप सर। 4-5 बैठे हुए हैं वहां पर, किसी को 40,000 साल की सजा हुई है, किसी को 70 साल की, मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर इस पे प्रतिबंध लग गया तो अभी छाती फुला के जो ये टर्की जाता है, इधर जाता है, ये कहीं जा नहीं पाएगा सर, बिकॉज दोज कंट्रीज विल बी ऑब्लाइज्ड टू अरेस्ट। पता नहीं क्यों लगता है कि ये ट्रैप भी हो सकता है सर। हम इसके एविडेंस पर ये आदिल रजा के जाएं और वो पलट जाए। नहीं सर, वीडियो से पलटना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, वो तो भगवान भी पलट सकता है। वो तो द पॉइंट है कि मेरे ऊपर पिस्तौल लगाकर ये बयान दिलवाया। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, ये हमको एविडेंस अपना साथ देगा, दुनिया साथ देगी आपका? नहीं देगी। ट्रम्प तो वहां क्रिप्टो करेंसी बेच रहा है, मैं बता रहा हूं, नहीं देगी। हमें अकेले, पीएम साहब क्या बोले थे, हमें ही तो लड़ना है ना अकेले में। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ी सी एक प्राइम मिनिस्टर की वो स्टेटमेंट, अगर शायद मुझे ठीक से याद है, तो उन्होंने जब ये 2016 में ये हुआ था उड़ी वाला इशू, उस टाइम पे उड़ी हमले के दौरान उन्होंने एक बात बोली थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा था तब, तो मैं ये कहूँगा कि 9 साल उस स्टेटमेंट के दिए हुए 9 साल का डिले हो गया। और 9 साल के डिले के चलते ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात हम अब कर रहे हैं, ये ऑलरेडी 9 साल लेट हो चुकी है। और हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए ऐसे है कि किसी प्रकार की इंटरनेशनल, चाहे कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, देख करके आपको मालूम है इन चीज़ों में कितना समय लगता है, सब एविडेंस चाहिए। एक ऐसे विटनेस के ऊपर इस तरह का कोई फैसला नहीं ले सकता कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट। मेरा ये मानना है कि जिस एक्शन की तरफ हम ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो बढ़ रहे हैं, हमारा ही एक अकेला देश है। लेट मी टेल यू, आपको ये सब याद दिला दूं मैं आप सबको, आपके श्रोताओं को भी, हमारा ही एक ऐसा देश है जिसने कि पानी के ऊपर इस तरह की ट्रीटी की है। और ट्रीटी का बड़ा एक आसान सा मुद्दा है कि ट्रीटी जो है गुड फेथ में की जाती है और दोनों के भले के लिए की जाती है। जहां वहां उस चीज को आप ऑनर नहीं करते हैं तो उस समय कोई ट्रीटी से निकल सकता है। अमेरिका खुद निकला था, अमेरिका के ये रशिया के साथ। मुझे तो लग रहा है जैसे हमारे कहते हैं ना एक फ्रेज, आंख की शर्म एक फ्रेज है ना, तो मुझे लग रहा है इनको तो वो भी नहीं बची या कभी थी नहीं, क्योंकि आपने ठीक कहा आतंकवादियों के जनाजे इन्होंने उठवाए, पाकिस्तान की आर्मी के जनरल। मैं भी आपको कुछ एक चीजें, तस्वीरें और दिखा रहा हूं आपको। वही तो सबूत है जो हम लेंगे सर। मैं आपको दिखा रहा हूं सबूत, देखिए एक और सबूत। पाकिस्तान के कराची शहर में, इनका सबसे बड़ा शहर है, कल पोस्टर लगे यौम तकबीर के नाम से, तकबीर मतलब गॉड इज ग्रेट, उसके नाम से पोस्टर लगे, देखिए सामने। अब इसमें एक तरफ लश्कर तैयबा के आतंकवादी खड़े हैं, दूसरी तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, और यहां आसिम मुनीर खड़ा हुआ है। एक तरफ आतंकवादी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना के अफसर आसिम मुनीर के साथ।
अब ये इसको भी इनकार कर दे दुनिया कि ना साहब कुछ नहीं है। वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था ना जो जनाजे में दुआ पढ़ रहा था, 100%। तस्वीरें देख ली थी दुनिया ने, क्या कर लिया। आतंकवादियों की लाशों के साथ पाकिस्तान का फ्लैग लिपटा हुआ दिखाई दिया, कराची में पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, और आदिल राजा का एक खुलासा जो भी आपने देखा, इसमें सब सबूत है। दो चीजें हैं। एक तो आप देश को एज ए टेररिस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं इस व्यक्ति की। इंटरनेशनल क्रिमिनल के सामने इंडिविजुअल्स को खड़ा किया जाता है, देश को नहीं खड़ा किया जाता, एंड देन दे विल इशू एन अरेस्ट वारंट। ये मैंने देखा है सूडान में, मैंने देखा, मैं आपका राजदूत था, मैंने और भी जगह देखा है। जब ये वारंट इशू होता है वो व्यक्ति ट्रैवल नहीं कर सकता सर, कहीं भी जाएगा। अगर जो देश सिग्नेटरी है टू इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल रोम स्टैट्यूट कहते हैं, हम सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन उनसे कहा जाता है इसको गिरफ्तार करके हमारे हवाले करो। ही वोंट बी एबल टू ट्रैवल सर। और रेप्यूटेशनल डैमेज आप खुद अंदाजा दुनिया में किसी को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया है? यस, यूएन में नहीं किया जाता, बट द यूनाइटेड स्टेट्स कैन डेजिग्नेट अपनी तरह, अपने कानून में। हम क्यों नहीं करते इसको, पाकिस्तान को टेररिस्ट? बहुत लोग पूछते हैं ये कि भाई आप सारा हमला वो करता है, आपके लोगों को मारता है, जंग वो छेड़ता है, आप टेररिस्ट स्टेट भारत तो डिक्लेयर करे। वो डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? दैट्स राइट। फॉलो अप एक्शन होना चाहिए ना। हमको एक्शन ले, हमको दुनिया के भरोसे नहीं, अपने भरोसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये अगर हम सोचें कि हम हमारे मदद में अमेरिका आ जाएगा, हमारी मदद के लिए यूरोप आ जाएगा, तो ये सब नहीं होने वाला है। वो सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, हमको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि ये जो प्रधानमंत्री इस ऑपरेशन के बाद से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार बोल रहे हैं कि ये आतंकवादियों में और उनकी सेना में कोई फर्क नहीं है। हम इन दोनों में कोई फर्क नहीं करेंगे। जो आतंकवाद को पालते पोसते बढ़ाते हैं और जो आतंकवाद करते हैं, उसमें फर्क करना बंद कर दिया है। ये टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करने से बड़ी घोषणा है। और दूसरी घोषणा कि अब हर टेररिस्ट जो है अटैक को हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो उसके बाद आपके लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप पीछे भी हटना चाहेंगे। आप भी सुनते होंगे ये चर्चा आजकल खूब चल रही है कि आसिम ये करवाएंगे पाकिस्तान 100%। और कर क्या सकता है, मतलब ये जिसके पास आतंकवादी हैं वो वही भेज कर सकता है। तो ये खुद ना करा के हो सकता है इस बार बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उधर से कुछ कराए। नहीं नहीं, आपको नहीं लगता? वो मुश्किल होता है क्योंकि आजकल के समय में कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। इन सब बातों को लेकर के रेडिकल लोगों की कमी थोड़ी है वहां, उससे नहीं फर्क। उनका वो कैफे वाला आपको याद होगा, ये कैफे में घुस के मार दिया था। मैं तो समझ गया सर, बट ये पाकिस्तान के कहने पर नहीं करेंगे, ये आप मान लीजिएगा सर। द एवरेज बंगाली डिटेस्ट द पाकिस्तानी एंड द एवरेज पाकिस्तानी थिंग्स ये तो नपुंसक हैं, छोटे मोटे काले लोग हैं, इनके साथ मैं आजकल वो बदला लेना चाहता है। समर्थन में रैलियां हो रही हैं सर बांग्लादेश में। मैं रहा हूं सर, 71 का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान। और बंगाली कहते हैं और ये छोटे मोटे 15 20 25 साल के छोकरे आ गए जो बड़े जिहादी बन गए। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट सर, नॉट एट ऑल। अब ये मोहम्मद यूसुफ खान तो जाने वाला है सर, कुछ ही दिनों में चला जाएगा 100% सर। अमेरिका की पॉलिसी क्या है? यूज अब्यूज एंड डिस्कार्ड, इसका डिस्कार्ड का टाइम आ गया। अरे इसका इनका क्या, शहबाज शरीफ रहने वाला है या इमरान खान बाहर आएगा? अब ये तो जनरल साहब बताएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बाहर आएगा, क्योंकि अभी की जो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आपस में गुथ गई है, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं ना, जो स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, क्योंकि वो चल रहा है, ये नहीं होने वाला। पर सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है इस पूरे बातचीत के दौरान, मतलब कि जो हमने ऑफ सिंदूर 7 मई से किया तब से लेके अब तक, सबसे बड़ी बात निकल के ये आई है कि पाकिस्तान इस समय डिनायल मोड में नहीं है। इसके पहले जब ऐसे एक्शन होते थे तो डिनायल मोड में चला जाता था। इस एक्शन के बाद जब ऑफ सिंदूर लॉन्च किया गया, इस पूरे वारदात में पाकिस्तान बिल्कुल भी, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की आर्मी, वहाँ की ISI डिनायल मोड में नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा फॉलोआउट या इसका जो एडवांटेज इंडिया को इस बात का है कि अब हम कुछ भी अगर उसके खिलाफ करते हैं, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, डायरेक्ट एक्शन आर्म फोर्सेस का हो, चाहे उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करें, हम कुछ भी अगर करते हैं तो हमारे साथ कोई ना चले चाहे दुनिया का, लेकिन खिलाफ भी नहीं जाएगा कोई। ये एक बहुत बड़ा में जो हुआ लेसन आया है। ये दोनों चाचा भतीजे गए थे, वहां ईरान के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आया है, कहा है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि के लिए होता रहा। हमने 24 में घुस के मारा था पाकिस्तान में, फिर ऐसा हुआ तो फिर मारेंगे। ये कौन बोला? वहां के प्रेसिडेंट का बयान है।
क्योंकि पिछले किया। जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कहा, पिछले साल जनवरी में एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे कि बलोच आतंकी तुम पनाह देते हो, पाकिस्तान बोल रहा है तुम पनाह देते हो। फिर ये उनका प्रेसिडेंट गया पुराना वाला जो मर गया है, तो वहां पे जा, अरे डार्लिंग डार्लिंग इस्लामी, हम दोनों वापस पहुंचा नहीं, अब तेहरान फिर से मिसाइलें शुरू कर दी। सर ये आसिम मुनीर कुछ सच में पागल है क्या? हाँ, 100%. I call him mad mullah, sir. He is mad. He is autistic. This fool should understand कि जो तू अभी कर रहा है वो आज के लिए सीमित नहीं है। तेरे ऊपर आरोप लगेगा of being a individual टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट, और फिर देख तेरा क्या हाल होता है। फिर पाकिस्तान की सरकार कहेगी अच्छा मुनीर कौन है, अच्छा हाँ कोई है कैप्टन हमारी फौज में। ये तेरी हालत होगी टाइगर। अभी तो तू वर्दी शर्दी मेडल वेडल लगा के घूम रहा है, देख तेरा क्या हाल होता है। कर्मा इज वेरी अरे स्ट्रांग। एक सवाल का जवाब, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान ने हमला भी कराया और पाकिस्तान अगर आसिम मुनीर ने अपनी सारी परेशानियां हल कर ली, फील्ड मार्शल भी बन गया, तो उसको तो जो चाहिए था उसको सब मिल गया। आर्मी ऐसा कमांड उसको चला लगता गया। है। भाई पाकिस्तान की हालत क्या हुई? जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर आप इतना गर्व करते थे कि हमारी एयरफोर्स का कोई जवाब नहीं, उसकी असलियत पूरी दुनिया ने देख ली, मिट्टी में मिला दिया। आपके 11 जो है एयर बेस तबाह कर दिए गए, और आप क्या कर पाए? आप यहां एक चिड़िया नहीं मार पाए। ये है आपकी एयरफोर्स की ताकत। तो ठीक है, उसको पर्सनल फायदा हो गया कि बाहर किया जाने वाला था, फील्ड मार्शल बन गया, वर्दी मिल गई फील्ड मार्शल की। पाकिस्तान को क्या मिला और क्या मिलने वाला है? तो पाकिस्तान का असली दुश्मन तो ये आसिम मुनीर है। उसने जो काम किया है उसने पाकिस्तान का नुकसान किया है, और ये आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। ये पानी से शुरू हुआ है, और जो प्रधानमंत्री ने तो बड़ा साफ कह दिया भाई कि आराम से या तो रोटी खाओ या हमारी गोली तो है ही, और गोली का जवाब गोले से देंगे। अरे जनरल साहब वो एक बात रह गई, उसने कहा था कि भाई आसिम मुनीर के ऊपर बहुत प्रेशर था कि तुम बहुत आर्मी इनकी इतनी पिटी बलूचिस्तान में, वो खासकर वो ट्रेन हाईजैक के बाद। और दूसरा उसने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर से रिजेंटमेंट था और इसके ऊपर प्रेशर था आसिम मुनीर के। आपको लगता है इसकी अथॉरिटी आर्मी में चैलेंज हो रही थी? सर नहीं, आर्मी में उसकी अथॉरिटी नहीं चैलेंज हो रही थी, बट क्रेडिबिलिटी ड्रॉप तो था ही डेफिनेटली। क्रेडिबिलिटी ड्रॉप इसलिए था कि आर्मी हमेशा से ही पाकिस्तान की सेवियर रही है, और ये जिस समय जो पाकिस्तान के हालात, इंटरनल हालात चल रहे हैं, उसके चलते चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो फाटा रीजन हो, चाहे तालिबान एक्शन अक्रॉस डोरन लाइन हो, तीनों ही तरफ से ये मार खा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इनको ठोकती रहती है। तो इस समय पाकिस्तान आर्मी की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो काफ़ी लो चल ही रही थी। और सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आप देखें क्या हुआ, पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान हुआ है। और वो आप ऐसे देखिए, सबसे पहली बात ये कि चीन जो है उसने इसको नया टेस्टिंग ग्राउंड बना लिया है। अब एक स्टेटस जो कि अमेरिका का था पहले पाकिस्तान के साथ, अब चीन आ गया है उस जगह पे, क्योंकि चीन टेररिज्म को तो कुछ करने नहीं देगा। और बहुत पुरानी बात है, अगर किताबों में हम पढ़ेंगे तो अभी हमें मिल जाएगा कि जो ये इस तरह की जो लड़ाई या इस तरह की जो मुहिम पाकिस्तान ने शुरू की थी, काफ़ी हद तक उसमें चीन ने उसको शय दी थी कि इंडिया को इस तरह से आप एंगेज करके रखो। समय इतना ही है, मतलब हमारा चीन हैंड ग्लव है पूरी तरीके से। और दूसरा नुकसान यह है कि चाहे आसिम मुनीर को गेन हुआ है, पर्सनल गेन, लेकिन पाकिस्तान को उसकी जो इंटरनल हालात हैं, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हों, चाहे वो सिक्योरिटी को लेके हों, चाहे उनकी अपनी इंटीग्रेशन को लेकर के हो, वहां उनको कष्ट वहीं का वहीं है। और वो कष्ट अब भारत बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, और आसिम मुनीर का भी अंत आएगा। दीपक वोरा जी के हाथ में देख रहे हैं ना कितनी मालाएं हैं आप। इनका कुछ और जुड़ने वाली है। एक जगह खाली नहीं जाता। जब मुनीर का सर कटेगा एक और पहनूंगा सर। कहा कि आपका कहा खाली नहीं जाता। आज इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आसिम मुनीर का अंत होगा। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, जनरल साहब, एम्बेसडर साहब बहुत शुक्रिया आपका।